क्या हम ये कह सकते हैं कि इजराइल है कि मानता नहीं? देश का सवाल आज इसी पर, क्योंकि क्या तीसरा विश्व युद्ध जो की आशंका लगाई जा रही थी वो शुरू हो चुका है। दरअसल एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग 2 साल से ज्यादा हो गया, हमास और इजराइल के बीच जंग चल ही रही है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। इराक पर भी हमला हो गया, इशारा इजराइल की तरफ है। लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका ने भी हमले से इनकार किया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इराक पर किसने हमला किया, इराक अपने ऊपर हुए अटैक का बदला कैसे लेगा। कुल मिलाकर जो स्थितियां बनी हुई हैं उसे देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या यह माना जाए कि युद्ध का मैदान अभी और भड़केगा? इन्हीं सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन पहले महायुद्ध को लेकर के आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है। युद्ध अब एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका है, जहां से टेंशन डिफ्यूज भी हो सकती है और आग भी लग सकती है। टेंशन डिफ्यूज तो इसलिए कि रशिया ने ईरान को संयम बरतने के लिए कहा है और अमेरिका ने इजराइल से कम अटैक करने के लिए, और अगर वो रिटेलिएट करता है तो साथ ना देने के लिए कहा है। और उधर ईरान से भी कहा कि इजराइल को एक सिंबॉलिक अटैक करे तो उसे एब्जॉर्ब कर लो। इसलिए इजराइल ने मामूली अटैक किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं ईरान के सेंटर में इस्फहान जैसे शहर में भी अटैक कर सकता हूँ, जहाँ पे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन आज इसलिए लग सकती है कि अमेरिका ने इजराइल को GDU बम दिए हैं। ये वो बम है जो ज़मीन में 200 फीट नीचे जाके फटते हैं और फिर इनकी शॉक वेव आसपास के एरिया के अंदर बर्बादी करती है। और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादातर ज़मीन से 200 से 300 फीट नीचे ही बनी हुई हैं। और इनको लॉन्च करने के लिए B-2 बम्बर, जो बहुत कॉस्टली साबित होता, F-15 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया है ताकि वो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में भी इसका इस्तेमाल कर सके। उधर रशिया ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-35 एयरक्राफ्ट देने के लिए कहा है, जो इजराइल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर सके। यानी कि अगर इजराइल और ईरान में आगे कोई युद्ध होता है तो फिर रूस और अमेरिका का आना निश्चित है। और इन दोनों के साथ फिर इनके साथ जो अलग अलग दो धड़े में बटी हुई दुनिया है वो देश भी साथ में आएंगे, यानी कि पूरी दुनिया के लिए एक एटॉमिक वार का खतरा हो जाएगा। ईरान एक ऑक्टोपस की तरह है जिसकी बहुत सारी आतंकी भुजाएं हैं, जिसमें शामिल हैं हमास, हूती, हिजबुल्ला। और ऐसे ही इराक के अंदर उसका पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि PMF है। उस PMF को पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया। जब ईरान और इजराइल के आपस में एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार हुए तो फाइनली ये लग रहा था कि शायद अब दोनों सबड्यूड हो गए हैं, टेंशन खत्म हो गई है। लेकिन इराक के में इस हमले के बाद में ऐसा लगता है कि अब ये वार और बढ़ेगा और ईरान इसका बदला लेगा। और इवेंचुअली जब ये एक दूसरे के एटॉमिक लोकेशंस के ऊपर अटैक में बदल जाएगा तो फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और शायद आगे भी एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। जी बिल्कुल साइज बात है, ये वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। और जिसका अंदेशा पहले भी लगाया जा रहा था कि क्या ये गल्फ वॉर, जिसे पहले हम ये कह रहे थे कि जैसे तेल के लिए गल्फ वॉर हुआ था, ये वो शुरू हो चुका है। तो देश का सवाल इन्हीं सवालों के साथ इजराइल मना कर रहा है, मैंने नहीं किया, लेकिन क्या इस पोजीशन में आ चुका है कि इजराइल पे आप हमला करते हो, इजराइल जब जवाब देता है उसके बाद इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुनता है। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अब किसी के नहीं सुनेगा इधर। दूसरा, तो फिर इराक पर हमला किसने किया? तीसरा बड़ा सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? चौथा बड़ा सवाल, क्या UN यूनाइटेड नेशंस है, सबको एक साथ रखती है, एक बार बोल देती है सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन
वो बिल्कुल क्या नाकाम हो चुकी है। एम्बेसडर सुरेश गोयल हमारे साथ है सर, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं, प्लेजर। ध्रुव कटोच है हमारे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड, और पथिकृत पायने हैं, आप भी एक्सपर्ट है। सबसे पहले के सिन्हा सर, आपसे जानना चाहता हूं कि ये सवाल जो मैंने पूछा, जो पूरी दुनिया पूछ रही है कि होगा होगा नहीं, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है मिडिल ईस्ट से? जय हिंद सचिन। आपने कहा वर्ल्ड वॉर में खेमे पड़ जाते हैं और वर्ल्ड वॉर की जल्दी डेफिनेशन। नहीं, लेकिन प्रॉक्सीज तो इसमें प्रॉक्सी तो है ही है ना, सब जानते हैं। रशिया है, चाइना है, ये है, ईरान है, इराक है। एब्सोल्युटली। देखिए, वर्ल्ड इज एट वॉर। मैं इसको ये टोटल डिफरेंट इसकी डिस्क्रिप्शन है। वर्ल्ड इज एट वॉर एंड वर्ल्ड वॉर, ये दो अलग चीजें हैं। 21st सेंचुरी में वर्ल्ड इज एट वॉर, क्योंकि हर एक सेंचुरी में आप देखिएगा कि दुनिया की बदलती हुई स्वरूप में जब आपकी चीजें बदलती हैं। 21वीं सदी में जो कि एशियन सदी माना जाता था, उसको जब चैलेंज करके ये चाहते हैं, यूरोप चाहता है या वेस्टर्न चाहता है कि सदी उनकी ही रहे, जो कि डोमिनेशंस में। अब आप देखिए उसके दो तीन पहलू होते हैं, जिसमें एक सामरिक है, एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा पहलू है, और अपना दबदबा पूरे विश्व के अंदर में। तो अमेरिका कभी भी नहीं खोना चाहता है। इसके ऊपर में चाइना जब सर उठा रहा है। अभी आप जब मध्य पूर्व की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इजराइल और ईरान, क्या इजराइल भी उसी तरह फ्रंटलाइन स्टेट बना हुआ है कि वो, और ईरान भी एक फ्रंटलाइन स्टेट है चाइना या इसका? यदि ये मैं बड़ी बात एक आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं, क्या ये फ्रंटलाइन स्टेट है कि यहां से करें? और जो आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, देखिए ये जो इस तरह की चीजें हैं, 2 साल से आपने अभी कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, तो हम देख रहे थे ये बार चल रही थी जो रशिया यूक्रेन को, तो रशिया को भी इसको पुल किया गया उसके अंदर में, क्योंकि समय की, आप अफगानिस्तान से निकलने के बाद जिस तरह से आप चाहते हैं कि ट्रांस अटलांटिक एरिया में जब हम बात करते हैं, जो कि नीचे मेडिटेरियन से होता हुआ इंडियन ओशन से या इंडो पैसिफिक में जाएगा, तो ये एक वर्ल्ड एज वॉर में एक चर्निंग चल रहा है, जिसमें नई चीजें आपको निकलेंगे, एक वर्ल्ड ऑर्डर का इमरजेंस होगा, और इसमें मल्टीपोलैरिटी को रोकने के लिए अभी भी चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व, अमेरिका चाहता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे, चाइना चाहता है मैं इसको दबा दूं। मगर जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के लोग हैं, जिसमें ईरान भी अब निकलना का चेष्टा कर रहा है। देखिए, रशिया तो स्थापित कर ही लिया कि चीजें हम ट्रांस अटलांटिक में मेरे कहने के बिना वह कुछ नहीं होगा। उसी तरह मल्टीपोलैरिटी में वर्ल्ड मान जाता है। जैसे भारत भी एक पोलर के रूप में उभर रहा, और उसको यदि आप पूरा रीड कीजिएगा तो वर्ल्ड इज एट वॉर एट प्रेजेंट। और देखिए ये चीजें चलेंगी 5-10 साल और चलेंगी। मैं तो ऐसा मानता हूं 35 तक चलेगा, उसके बाद कहीं स्टेबलाइजेशन आएंगे। क्योंकि यदि ताइवान का मुद्दा ही ले लीजिए, चाइना यदि एमर्ज आउट करना चाहता, वो एकदम घिर चुका है आज के दिन में, तो वो तो करेगा ना ईरान से। देखिए, जो चाइना ने कहा कि हमने $400 बिलियन का 25 साल का उसका ये है, रशिया के साथ ईरान आ चुका है, उसको यूज करना चाहता है। पर ईरान क्या, उसके पास इतनी शक्ति है, उसकी इतनी, देखिए वो कहता है उसकी पोटेंशियल है इकोनॉमिक पावर बनने की, मैं सामरिक शक्ति ऐसे तो आप नहीं बन सकते ना। सारी लड़ाई जो है वो पैसे और तेल और सामरिक की तो है। जी हाँ, वरना यूक्रेन और रशिया का वार छिड़ता क्यों और नाटो बीच में आता क्यों? एम्बेसडर गोयल, मैं इसमें बीच में आपको लाना चाहता हूं। आप हमारे साथ थे, आपने बहुत अच्छे से समझाया था डिप्लोमेटिकली कि क्या चैनल्स इस वक्त खुले होंगे, क्या कुछ कर रहे होंगे। सब कुछ होने के बावजूद वो सब कुछ हो रहा होगा सर, हम तो ये मानते हैं, वही डिप्लोमेसी होती है। उसके बावजूद इराक पर हमला होना, जो उसके बम के जो है गोदाम है उसका डिस्ट्रॉय होना, ये फिर इजराइल का मना करना, अमेरिका का मना करना, हमने नहीं किया तो फिर किसने किया? तो ये फिर दोनों फ्रंट कैसे हो सकते हैं सर एक साथ ओपन? देखिए, जैसा कि शायद 2 दिन पहले मैं आपके साथ में था सचिन, तो तब भी ये इसके बारे में बातचीत हो रही थी। उस टाइम पर इराक पर अटैक नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सारी काफ़ी जो एक दांव पे चल रहे थे इधर से उधर के ये, और तब मैंने ये कहा था कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक पोस्चरिंग हो रही है, क्योंकि इस रीजन में
अगर ईरान दब जाता है तो जो ईरान के जो हाथ हैं, वो भी ये कहेंगे कि भई अगर आप ही खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? तो इट बिकेम पोस्चरिंग कि दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ और ये एक तरह से उन्होंने ज़ाहिर भी कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि इज़राइल का इस्फहान पर अटैक के बाद में जो खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ये तय किया है, तो वो आगे इस्फहान के बदले में अटैक नहीं करेगा। उसने कहा है क्योंकि हमारा नुकसान नहीं हुआ, चलिए जो भी है। लेकिन मुझको ये लगता है कि दोनों ही मुल्क पोस्चरिंग में है ये। इराक पर जो अटैक किया है ये, जो थोड़े से हल्का-सा जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है ये मैं कहूँगा कि इससे मेरे को थोड़ा आश्चर्य ज़रूर हुआ। इससे मेरे को आश्चर्य इसलिए हुआ कि इराक अभी तक, हालाँकि सब जानते हैं कि एक शिया मुल्क होने के नाते ईरान के वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का असर इराक में भी है और इस बात को लेकर के इराक और यूएसए के बीच में चर्चे भी हुए हैं। लेकिन फिर भी इराक को बीच में इस तरह से मिलिटरीली लाना मेरे को आश्चर्य हुआ। शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक ये मैसेजिंग फिर भी हो रही है कि बाकी देश भी अगर साथ में आए ईरान के या मदद करने की कोशिश करी, तो इज़राइल उनके ऊपर एक्शन लेने से नहीं चूकेगा। इराक के ऊपर ही क्यों और देशों पर क्यों नहीं? बाकी पर तो हमले पहले से हो ही रहे हैं। सीरिया हो, हिज़्बुल्लाह हो, हमास हो, हाउथीज़ हों, सब पर हमले पहले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल है एक तरह से इराक को खाली ये मैसेजिंग है, लेकिन आई एम अफ्रेड, मैं मानता हूँ कि मेरे को आश्चर्य हुआ है और मैं पक्की तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ये नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन बहरहाल अभी भी मेरे को लगता यही है, क्योंकि इलेक्शंस के चलते हुए यूएसए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है ये। तो इस तरह की कोशिश के बाद मिडिल ईस्ट में जारी रहेगा। इज़राइल किसी भी हालत में राफ़ा के ऊपर हमला करेगा। फ़लस्तीन के ऊपर जो मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं, चलते रहेंगे इस तरह से। लेकिन जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, इज़राइल जो बाकी देश हैं, चाहे वो ईरान हो या इराक हो, उनसे युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। मैसेजिंग करता रहेगा, चेतावनी देता रहेगा, लेकिन यहीं पर बात जो है ख़त्म करने की कोशिश हुई। जी। लेकिन प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त फिर इस रीजन में फिर चल क्या रहा है? अब इराक भी इन्वॉल्व हो गया, सीरिया भी जो है इनडायरेक्टली, उससे पहले हूती भी, हिजबुल्लाह भी और तमाम और चीज़ें भी, ईरान ऑलरेडी आ चुका है। तो जैसा सर कह रहे थे कि अमेरिका जो है वहाँ पर चुनाव भी है, जो बाइडन भी देख रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तमाम चीज़ें। तो इस रीजन में जो है शांति के लिए इस वक्त कौन क्या कुछ कर रहा होगा, क्योंकि डाइसिस जिसे कहते हैं वो बिस्ती चली जा रही है, जो मोहरे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए सचिन जी, अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो इस रीजियन में लड़ाई जो है ना 1980 के दशक से चल रहा है और कभी इस जगह पे शांति नहीं हुआ। 1980 में इराक और ईरान के बीच लड़ाई हुआ था। उस टाइम जो यूएस है वो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहा था। फिर उसके बाद गल्फ वॉर हुआ, उसका एक मुहिम चला। उसके बाद अचानक अलकायदा, आईएसआईएस ये सारे उभर के आ गए। उसके बाद वॉर ऑन टेरर हुआ, उस टाइम लड़ाई हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अभी जो चल रहा है ये 15 साल से चल रहा है, आज के नहीं है। आज का जो लड़ाई का माहौल है 15 साल से है, कम से कम 12 साल तो है ही। जब वो सीरिया में लड़ाई शुरू हुआ, आईएसआईएस ने जब वहां पे वर्चस्व बढ़ाने के लिए, बशर अल असद के रेजिम को गिराने के लिए, उसमें भी अमेरिका का हाथ था कि रेजिम चेंज करना है वहां पे। तो वहां पे सीरिया में बशर अल असद को बचाने के लिए फिर कौन आया? फिर ईरान आया, रशिया आया, उस तरफ से अमेरिका भी था। हालांकि ये कह के आया कि वो मैं आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका चाहता था कि वहां पे रेजिम चेंज हो। और वहां पे रेजिम चेंज इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि ईरान और रशिया वहां पे बहुत सख्ती से डिफेंड किया सीरिया में बशर अल असद के रेजिम को। आपको मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि जो फ्रंट लाइन रशियन फाइटर प्लेन्स है वो सारे डिप्लॉयड थे वहां पे, चाहे वो सुखोई 34 हो, सुखोई 35 हो, बहुत सारे अभी भी डिप्लॉयड है। क्योंकि वहां पे रशिया को हरा नहीं पाया गया, क्योंकि वहां पे सीरिया में बशर अल असद कायम रहा। मुझे लगता है कि जो यूक्रेन में एक माहौल, एक स्थिति तैयार किया गया, यूक्रेन को ये बोल के कि तुम आ जाओ
तुम नेटो ज्वाइन कर लो, वहां पे भी एक रेजिम चेंज किया गया था 2014 में, जेलेंस्की को लाया गया था किसी और को हटा के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था। फिर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि रशिया मजबूरन वहां पे वो लड़ाई में भिड़ गया। फिर जो हुआ हम सबने देखे। उसके बाद अभी जो सिचुएशन है, इसमें भी ये जो अक्टूबर 7 का जो हमास का अटैक था, उसके पीछे भी बड़े बड़े किरदार शामिल थे और वो उनको पता था कि ये जो लड़ाई, ये जो टेरर अटैक हमास कर रहा है, उसका जो रिटेलिएशन इजराइल करेगा वो भयंकर करेगा और उस वजह से वहां पे अब्राहम अकॉर्ड नहीं होगा, वहां पे शांति नहीं आएगी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा। तो अभी जो हालात है, एक वजह से यूएस अभी कतरा रहा है कि डायरेक्टली कोई लड़ाई ना हो जाए इजराइल और ईरान के बीच, और वो डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहते। हालांकि अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो वो मजबूरन आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जूइश लॉबी को दरकिनार करके ये बोल नहीं सकता कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि उनको लगता है कि अगर डायरेक्ट लड़ाई हो जाए तो रशिया फिर से मिडिल ईस्ट में आ जाएगा। और यूक्रेन का जो स्थिति है हम सबको पता है, आज यूक्रेन को मोटे तौर पे अमेरिका ने छोड़ दिया है अपने हाल पे। तो अभी ये सिचुएशन जो हालात है ना यहाँ पे, एक तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जंग होते रहे, नहीं तो उनका सप्लाई और डिफेंस का जो बिजनेस है कैसा चलेगा। ये डीप स्टेट का काम है, उसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन अभी अगर आप बोलेंगे कोई शांति नहीं चाहता है, कोई शायद अभी टेम्पोररीली फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाहता है, लेकिन कोई बैकअप भी नहीं करेगा इजराइल के लिए। ईरान बोल रहा है कि हम और कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे। तो क्या ईरान हाउदी, हमास और हिजबुल्लाह से इजराइल के ऊपर वार करना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ईरान का जो लड़ाई है वो जारी रहेगा इजराइल के खिलाफ। क्या इजराइल छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान ने प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया तो इजराइल भी अभी जो दिख रहा है कि प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेगा। अभी तो ये सूचना आ रही है कि ये जो ईरान में अटैक हुआ, वो शहर में, इस्फान में, वो शायद इजराइल से डायरेक्ट नहीं गया था, शायद वो अजरबैजान या कहीं और पे हुआ था। तो इजराइल भी अपना प्रॉक्सी तैयार करके रखे। अभी टेम्पोररीली ये लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ खत्म नहीं होगा। क्या इजराइल हमास रफा में या गाजा में मारना या वहां पे जंग बंद कर देगा? नहीं करेगा। कोई कुछ बंद नहीं करेगा। और इसके बीच वो नहीं पूरी करेगा दुनिया क्योंकि वो जानता सफर है करेगा। कि उसके ऊपर पहले हमला किया गया। और दूसरी बात ये कि ईरान ने पहले हमला किया, वो भले किसी भी इंटेंसिटी का हो। लेकिन ध्रुव सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सारा खेल, अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ, ठीक है भारत इन्वॉल्व है क्योंकि हमारे ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, मैंने एम्बेसडर गोल से भी उस दिन बात की थी, हमारे जो है अच्छे रिश्ते जो है वो इजराइल से भी हैं, हम दोनों से बात करते हैं, हमारा व्यापार भी है, सब कुछ है, हमारा क्या कहते हैं सामरिक व्यापार भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ये सारा खेल तेल और आर्म्स का है और पीछे अमेरिका खड़ा है। ध्रुव सर। सचिन जी धन्यवाद। देखिए तेल का तो खेल काफी समय से चल रहा है दुनिया में, लेकिन अभी का जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो पुराने विषय है वो इसमें अभी आ रहे हैं। ये तो बड़ा एक सिंपल सा विषय अभी आ रहा है, ये वर्ल्ड डोमिनेशन का, कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। अभी वो जैसे कि जनरल